नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर की क्लास के अंदर। और हमने लास्ट क्लास में रूल नंबर 12 तक पढ़ लिया था। आज करेंगे रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 से करेंगे और आज ही हमारा आर्टिकल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलते हैं हम हमारे रूल नंबर 13 पे। रूल नंबर 13 लिखिए। देखिए, रूल नंबर 13 है हमारा। इसमें इसका नाम है नेम ऑफ वीक डेज। नेम्स ऑफ वीक डेज। वीक डेज। इसमें क्या है कि जब नेम ऑफ वीक डेज का नाम आता है ना, तो जर्नल इसमें क्या दो चीज़ है। एक तो होता है कि जैसे जनरली हम बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं ना, तो इसमें नो आर्टिकल आता है। और हम अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलर बताते हैं, तो यहाँ पे दा का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए। संडे इज द फर्स्ट डे। संडे इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आप कोई सोच रहे होंगे कि संडे फर्स्ट वीक डे होता है कि मंडे होता है। तो संडे पहला दिन होता है सप्ताह का। कैलेंडर कभी भी देखा है ना, तो संडे सबसे पहले रहता है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली बात करें कि संडे इज द फर्स्ट डे, तो पूरे वीक का पहला दिन संडे रहता है। तो जनरली बात करा तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, मतलब जीरो आर्टिकल आएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, डैश संडे, संडे ऑफ लास्ट वीक, लास्ट वीक वाज वेरी वेरी बोरिंग। ठीक है। इसमें देखो क्या लिख रखा है कि संडे ऑफ लास्ट वीक, पर्टिकुलर चीज बता दे कि पिछले सप्ताह का जो संडे था ना, वो बोरिंग था। तो इसका इससे संबंध बता दे, मतलब पर्टिकुलर चीज आ गई। तो यहाँ पे आएगा द। तो द संडे ऑफ लास्ट वीक। तो ये वाली चीज ध्यान रखना कि जनरली जब भी बात करें तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, और पर्टिकुलर अगर बात करता है तो द आएगा। तो यहाँ पे जनरल सेंस में बात करी थी कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और यहाँ पे संडे ऑफ द लास्ट वीक वाज वेरी बोरिंग, मतलब पर्टिकुलर लास्ट वीक वाला संडे बोरिंग था, बाकी सारे संडे मस्त थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14 क्या कहता है कि नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स, मतलब वो वीक वाला था और ये आपके मंथ वाला है। ठीक है, मंथ वाला है। ठीक है। तो इसमें भी वही जनरली और पर्टिकुलर वाली हम बात कर रहे थे कि जनरली जो हम बात कर रहे हैं, जनरली में तो आपके जीरो आर्टिकल आएगा, मतलब नो आर्टिकल आएगा। और जब भी पर्टिकुलर की बात करता है, जब भी पर्टिकुलर की बात आएगी ना, तो पर्टिकुलर की बात आते ही यहाँ पे आएगा द। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, डैश जनवरी, डैश जनवरी, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये जनरली बात कर रहा है तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा कि जनवरी पहला महीना है साल का। ठीक है। और दूसरा जो हम एग्जांपल देखते हैं वो है डैश जनवरी, डैश जनवरी ऑफ 2013, 2013 वाज वेरी, पर्टिकुलर बात कर दी, वाज वेरी कोल्ड, मतलब जनवरी 2013 की जो जनवरी थी ना, वो वेरी बहुत ज़्यादा ठंडक वाली थी, मतलब वहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर दी कि 2013 की जनवरी की बात कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे आपके द आएगा। और पर्टिकुलर की एक चीज़ होती है कि पर्टिकुलर का जो पहचानने वाली बात होती है ना, जब ये जैसे जनवरी क्या है यहाँ पे नाउन, तो नाउन के बाद हमेशा ऑफ आता है। जब भी नाउन के बाद ऑफ आ जाता है ना, ये एक साइड में लिख लेना। जब भी नाउन के बाद ऑफ आ जाता है तो वो चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लेना जैसे। ठीक है। रूल नंबर 14 खत्म हो गया। रूल नंबर 15 हम बात करते हैं। रूल नंबर 15 में क्या है कि पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे। इजी ही है, ज़्यादा वो नहीं है हेक्टिक। तो देखो इसमें कि जब भी जनरल सेंस में बात करेगी, वही आपके पुराना रूल। जनरल सेंस में जब भी बात होगा, जनरल सेंस में जब भी बात होगा, तो यहाँ पे आएगा आपके नो आर्टिकल, मतलब जीरो आर्टिकल। और जब भी पर्टिकुलर सेंस में बात होगी,
पर्टिकुलर टेंस में जब भी बात होगी ना, वहाँ पे आपके आएगा द। जो हमारे इतने रूल नंबर 1 से चल रहा है कि जनरल सेंस में बात करेगा तो जीरो आर्टिकल, और पर्टिकुलर सेंस में आएगा तो द आएगा आपके। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल ये है कि मॉर्निंग, मॉर्निंग इज द मोस्ट appropriate 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 time to study। मतलब सुबह जो है पढ़ाई के लिए बेस्ट समय है ना। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं कि हाँ सुबह का टाइम अच्छा होता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल आएगा, है ना, सबको पता है, जनरल बात है। और यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड वाले की, जो पर्टिकुलर है कि आई विल मीट यू आई विल मीट यू टुमारो आई विल मीट यू टुमारो इन मॉर्निंग। अब देखो, पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे का मतलब क्या है कि दिन के पूरे समय, जैसे आपके मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग एक पार्ट है ना पूरे दिन का, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया। जब भी यहाँ पे है ना तो पर्टिकुलर चीज हो जाती है, जब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, नून ऐसे आ जाए ना, तो यहाँ पे हो जाता है पर्टिकुलर चीज, तो उससे पहले हमेशा द आता है। तो यह है आपके रूल नंबर 15 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 16 में। लिख लेना आप, पॉज कर करके लिख लेना, अगर मैं रुकूंगा तो यहाँ पे आपके फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी। रूल नंबर 16 क्या है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब भी इसकी बात करें या इसके अलावा कुछ भी बात करें, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की जब भी बात होती है तो यहाँ पे जनरल सेंस में वही वाली बात है कि जब भी जनरल सेंस की बात आएगी तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा, और जब भी आपके पर्टिकुलर टाइम की या पर्टिकुलर सेंस की बात आएगी, पर्टिकुलर की बात आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, द। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज द, अब इसमें भी यहाँ पे दरकार का डैश, इज मोस्ट, ब्रेकफास्ट इज डैश मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड, इम्पोर्टेंट फूड ऑफ द डे, ऑफ द डे। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता होता है वो दिन का सबसे महत्वपूर्ण जो है मील होता है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिए, दो डैश दिए हुए हैं, मतलब दो आपके खाली जगह दिए, इसको देखो यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल रूल की मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हमेशा दा आता है, तो यहाँ पे दा लगाना है आंख बंद करके, उस है ना। तो यहाँ पे आ गया दा मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताया था ना आपको कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो मोस्ट आता है, और मोस्ट जब भी आता है तो उससे पहले दा आता है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे आ गया ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे जनरल सेंस में बात हो रही है, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे, सामान्य बात है, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर क्या है कि डैश ब्रेकफास्ट, डैश ब्रेकफास्ट टुडे वाज, टुडे वाज वेरी डिलीशियस। मतलब आज का जो नाश्ता था वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, अच्छा था। तो यहाँ पे आज के नाश्ते की बात कर दी ना, टुडे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या आएगा, द। तो द ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे हमें जनरल सेंस में तो जीरो आर्टिकल का यूज़ करना है, और पर्टिकुलर सेंस में आपके द आर्टिकल का यूज़ करना है। तो रूल नंबर 17, नेक्स्ट चलते हैं हम। रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 क्या कहता है कि जब भी प्राइमरी और अदर पर्पस, मतलब ये देखो ये बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो ये वाला समझ लेना, बाकी तो कर ही दोगे आप लोग, ये वाला समझ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा
सही है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि जनरल, जो प्राइमरी और अदर पर्पस, इसका मतलब क्या है वो अभी आप देखो एग्जांपल में। कि जैसे हम बात करें, लिख लेना कि स्कूल, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, टेम्पल की बात करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, मॉस्क्यू की बात करें, ठीक है, चर्च की बात करें, या फिर हम बात करें हॉस्पिटल की, हो गया, पुलिस स्टेशन की बात करें, या हम बात करें रेलवे स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, या एयरपोर्ट की बात करें, शॉपिंग मॉल की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें या शॉपिंग मॉल की बात करें, शॉपिंग की बात करें ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, या हम बात करते हैं सिनेमा की, सिनेमा की बात करें, या हम बात करें होटल की, या हम बात करें आपके जेल की, मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, ईटीसी लगा देना। अब इनमें से जैसे स्कूल में क्यों जाते हैं अपन, पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए, टेम्पल में, मंदिर में, या फिर चर्च में क्यों जाते हैं, पूजा के लिए, है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ने को जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, है ना। प्राइमरी काम क्या है इनका, यही चीज़ है ना, जिनका प्राइमरी काम है, जैसे स्कूल का पढ़ाना का काम है तो यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे क्यों जाते हैं, कहीं अपन को रेल में बैठ के जाना होता है इधर से उधर, तो प्राइमरी काम तो यही होता है इनका ना। जब भी प्राइमरी से केस में जब भी आती है ना बात, कि प्राइमरी केस की बात जब भी सेंटेंस में होती है तो वहां पे आता है जीरो आर्टिकल, मतलब नो आर्टिकल, प्राइमरी केस की जब भी बात होती है। तो अभी एग्जांपल देख के समझ लेंगे वो तो। और जब भी हम बात करें कि इन प्राइमरी के अलावा अदर जो भी सेंस होते हैं ना, अदर सेंस होते हैं, जैसे हिंदी में मैं बताऊं आपको, पहले एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक उदाहरण देके, मान लो कि अ, कि राम है ना पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि उसके साथ चोरी हो गई थी, तो चोरी हो गई तो रिपोर्ट लिखाने गया, तो प्राइमरी सेंस हो गया, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा जब भी अपन इंग्लिश में अभी बना के बताएंगे एग्जांपल। और जब भी जैसे मान लो वो राम पुलिस स्टेशन जाता है, क्यों जाता है, कि उसे अपने दोस्त से वहां पे मिलना था, कोई भी मान लो कोई भी पुलिस वाला या पुलिस का स्टाफ उसका कोई दोस्त है तो उससे मिलना था, तो जब मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जा रहा है तो वहां पे फिर आपके दा का यूज होगा। समझ में आ गया कि प्राइमरी और अदर सेंस क्या होता है। प्राइमरी सेंस तो मतलब जो संस्था जिसके लिए बनी हुई है उसके लिए वहां पे जा रहा है तो प्राइमरी सेंस हो गया, और अदर पर्पज के लिए जा रहा है तो वहां पे अदर सेंस हो गया, तो यहाँ पे द आएगा। जैसे अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कि एग्जांपल लिख लो, दो तीन एग्जांपल देखेंगे इसका। ही गोज टू डैश स्कूल, स्कूल डेली, मतलब वो डेली कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है डेली, नॉर्मल सी बात है, मतलब कोई भी बच्चा है या कोई भी है टीचर वो स्कूल जाता है, तो स्कूल क्यों जाता है, पढ़ने ही जाएगा ना, तो यहाँ जनरल सेंस आ रहा है, मतलब प्राइमरी सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है। सेकंड देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू डैश स्कूल, स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, फ्रेंड्स, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल में क्यों गया, स्कूल में नॉर्मली पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो क्यों गया, मीट हिज फ्रेंड्स, मतलब उससे दोस्तों से मिलने गया, तो यहाँ पे अदर पर्पज हो गया, तो अदर पर्पज के लिए क्या आएगा यहाँ पे, द आएगा। आ गया समझ में। तीसरा एग्जांपल देखो, आई वेंट टू, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड। अब सिक फ्रेंड, अब बच्चे से आप लोग कहोगे कि हाँ हॉस्पिटल में मिलने के लिए भी तो जाते हैं ना मरीज से, तो ऐसा नहीं है, कि प्राइमरी काम क्या है, हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, कोई भी हमारे बीमारी हो जाती है उसका इलाज कराने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, मतलब मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया, तो अदर पर्पज है, अदर पर्पज के लिए द आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल, शी वेंट टू शी वेंट
टू डैश हॉस्पिटल, he went to that hospital for her regular regular medical checkup, मेडिकल चेकअप। ठीक है, तो शी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल गई। तो ये जनरल सेंस है ना, कि हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भी जाते हैं ना, तो जनरल सेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। तो इसको एक बार वापस से रिवीजन कर लेना, देख लेना, वापस से रिकैप करके देख लेना वीडियो को, तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपको लगेगा। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स और इनोवेशन, इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है अभी आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी मैं बताता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं और इन्वेंशन, हिंदी में भी लिख लेना इनका मतलब। इंस्ट्रूमेंट तो जैसे हो गया ना, जैसे आपके कोई भी, जैसे अपन बता संगीत, म्यूजिक जो भी होता है ना, जैसे आपके शहनाई हो गया, गिटार हो गया, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। ठीक है, तो और जैसे हथौड़ा हो गया या फिर कुछ और भी औजार हो गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट हो गया एक तरह से, टूल्स जिसे हम कह सकते हैं, है ना। औजार लिख लो या फिर वाद्य यंत्र लिख लो। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और इन्वेंशन मतलब क्या हो गया, आविष्कार। ठीक है, तो जब भी ये वाली बात आती है ना, तो अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या चेंज है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जनरली जो होता था ना, जनरली क्या होता था कि जनरली जब भी सेंस आता था तो जीरो आर्टिकल आता था। और पर्टिकुलर जब भी होता था ना, पर्टिकुलर जब भी होता था तो यहाँ पे द आता था। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे पर्टिकुलर का मैटर ही नहीं है। यहाँ पे किसका मैटर है, यहाँ आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की बात होती है यहाँ पे। और जनरली सेंस तो इसका तो कोई मैटर नहीं है, इसलिए इसको अपन हटा देंगे। ठीक है, तो जनरली सेंस जब भी आता है तो नो आर्टिकल की जगह यहाँ पे आएगा द, क्योंकि पर्टिकुलर का मैटर ही नहीं है। जब भी यहाँ पे द आएगा, जब भी जनरली सेंस में बात होगी, जैसे नॉर्मली बात होगी, यहाँ आएगा द। और जब भी काउंटेबल नाउन होगी ना सेंटेंस में, तो वहाँ ए या एन हमको उच्चारण के आधार पर लगाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल अभी देख लेंगे एक बार, है ना। ये वाली चीज वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन जब भी सेंटेंस में आता है तो उसके साथ जनरली क्या आता है, दा आता है। और आपके जब भी पर्टिकुलर की बात तो इसमें आएगी नहीं, जनरली सेंस में आपको दा लगाना है, मतलब जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। कुल मिला के बात ये है। और जब भी काउंटेबल नाउन होगी ना, काउंटेबल नाउन ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन आएगा। तो ए, एन और आपके द, तीनों आर्टिकल का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। तो ए और एन तो कब आता है, उच्चारण के आधार पे। जैसे कोई भी नाउन हो गई, तो नाउन का उच्चारण जैसे वोवल्स के ऊपर होता है तो वहाँ पे एन आ जाएगा। और नॉर्मली होता है कॉन्सोनेंट के ऊपर, तो यहाँ पे ए आएगा। और दा कब आएगा, जब भी कोई जनरली सेंस, जनरल जो सेंस होगा उसके अंदर आएगा। तो रूल नंबर, अब चलते हैं 19 पे। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 क्या कहता है कि फिक्स, फिक्स पोस्ट जो होती है ना, फिक्स्ड पोस्ट, एग्जांपल से समझाऊंगा। फिर जो भी पोस्ट फिक्स होती है ना, उसको दर्शाने के लिए दा का यूज होता है। फिक्स पोस्ट को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज होता है, दा का। कैसे, जैसे इसका एग्जांपल देखो, डैश चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर विल रीच इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर विल रीच इन फ्यू मिनट्स मतलब मुख्यमंत्री कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चीफ मिनिस्टर क्या है, पोस्ट है, तो फिक्स पोस्ट है ना ये, तो इससे पहले आपके दा आएगा। जब भी फिक्स पोस्ट की बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे हमेशा दा का जिक्र होता है। और एक मैंने आपको जो बताया था ना, आपके नाउन के साथ जब भी ऑफ आ जाता है ना, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था आपको रूल नंबर 16 में,
तो नाउन के साथ जब भी ऑफ आता है तो वो चीज हो जाती है आपके पर्टिकुलर। तो वहां पे आंख बंद करके दागा यूज करना है। ठीक है, दागा यूज करना है। आगे होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 20, जो कि हमारा अंतिम रूल है। रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 क्या कहता है कि जब भी आपके सेंटेंस में इंडियन, इटालियन, ये ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जैसे द इंडियन, इटालियन, रशियन, यूरोपियन, यूरोपियन। ठीक है, जब भी नेशनलिटी की बात आती है ना, नेशनलिटी को शो करें तो दाग आएगा। मतलब जब भी इस तरह से आ जाता है ना सेंटेंस में नेशनलिटी, मतलब नागरिकता के बारे में, जैसे इंडियन है, वो रशियन है, अमेरिकन है, तो जब भी नेशनलिटी की बात आती है, लिख लो इसको। जब भी नेशनलिटी की, जब भी नेशनलिटी की बात आती है ना, नेशनलिटी को शो करता है ना कोई भी सेंटेंस, तो वहां हमेशा दा आता है। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक चीज क्या है कि जैसे मान लो ये इंडियन, इटालियन, रशियन, यूरोपियन, ये सिंपल समझने वाली बात है कि नेशनलिटी की बात आती है जब भी दा आता है। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है आपके, पहचानोगे कैसे सेंटेंस में, जैसे इंडियन है, ठीक है, इंडियन आ गया तो अब आंख बंद करके दा नहीं लगा देना है। इंडियन कुछ भी हो सकता है, जैसे इंडियन सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सेंटेंस में भाव ही नहीं है नेशनलिटी का, इसका मतलब सेंटेंस पढ़ तो पढ़ के पता चलेगा। जब भी राष्ट्रीयता की बात आएगी ना तो इंडियन के साथ हमेशा एस आएगा। ये आपको पहचान बता रहा हूँ मैं। इटालियन आ गया, जैसे इटालियन आ गया तो इटालियंस एस आएगा। जब भी नेशनलिटी की बात आएगी ना तो कहने का मतलब ये कि इन जो शब्द है ना, ये मतलब जो देश के नाम है, इंडियंस, इटालियंस, रशियंस, यूरोपियंस, जब भी एस आएगा ना तो इसका मतलब सीधा सा है कि नेशनलिटी की बात हो रही है। बाकी अगर सिंपल सा इंडियन दे दे, इटालियन दे दे, जैसे इटालियन पिज्ज़ा, तो यहाँ पे इटालियन पिज्ज़ा आपने सुना होगा, तो इटालियन पिज्ज़ा का मतलब क्या है, नेशनलिटी की थोड़ी ना बात हो रही है। मतलब समझ में आ गया आपको, इटालियन पिज्ज़ा, तो यहाँ नेशनलिटी की बात नहीं हो रही। नेशनलिटी की जब भी बात होगी तो इनके लास्ट में एस लगा हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो जब भी नेशनलिटी की बात हो, जब भी एस लगा मिले, तब दा का यूज़ करना है अपन को। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक आपको, इटालियन, इटालियन कम, इटालियन came to see me an hour ago। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेशनलिटी की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे तो एक इटालियन व्यक्ति की बात हो रही है पर्टिकुलर, है ना। नेशनलिटी मतलब पूरा समुदाय, है ना, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर मतलब कोई इटालियन है जो आप मेरे से थोड़ी देर पहले मिलने आया। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, दा तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं आ रहा आपके। ठीक है, एस नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इटालियन की बात कर रहा, अब यहाँ पे ए और एन का यूज होगा, सिंपल सी बात है। तो ए और एन का यूज कैसे होगा, उच्चारण के आधार पर। तो अपन जैसे मैंने आपको तरीका बताया था पिछली क्लास, आपको देखोगे तो जब ए एन का प्रयोग समझाया था मैंने, उच्चारण, तो हमको कुछ ही नहीं करना, सिंपल सा लिखना है। इटालियन कैसे लिखते हैं, इटालियन। इसका पहला शब्द जो वर्ड होता है ना, ई क्या होता है आपके, स्वर होता है। स्वर मतलब वोवल होता है, वोवल के साथ हमेशा एन आता है। तो एन इटालियन कम टू सी मी, एन और एको। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल्स हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्लास लेंगे नेक्स्ट प्रिपोजिशन की। तो आर्टिकल का रिवीजन कर लेना, 5 क्लास लगी हैं इसमें, और नोट्स बना लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं अब ये नेक्स्ट क्लास में आपको प्रिपोजिशन कराऊंगा। और ये जो आपकी क्लास है ना, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, या राजस्थान में कोई भी इंग्लिश ग्रामर जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे क्वेश्चन मिला के देख लेना, इस क्लास के बाद करके देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना, कुछ भी करके देख लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी वे में समझाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रिपोजिशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।